कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका सच हमारी आंखों के सामने तो होता है, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। समय के साथ कुछ क्लूज मिलते हैं जिसके बाद उस सच की तरफ लोगों का ध्यान जाता है और इतना बड़ा रहस्य सुलझा लिया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री लेकर आया हूं जिसे 10 सालों तक सुलझाया नहीं जा पा रहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, जब उस पर सबका ध्यान गया, उसके बाद उस रहस्य को बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है और आपको ये भी जानने को मिलेगा डिटेक्टिव्स किस तरह से काम करते हैं, छोटी छोटी चीज पर कैसे ध्यान दिया जाता है। तो अब इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। 30 नवंबर 1984 को ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में स्टेयरवेज पर, जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर के थे, वहां पर एक लाश मिलती है। और इस लाश में एक खास बात होती है कि लड़की की लाश वहां सीढ़ियों पर थी। उसके ऊपर जैकेट रखी हुई थी जिससे उसका चेहरा ढांका गया था। उसके पाँव में जुराबें और शूज नहीं थे, यानी उन्हें जैसे चुरा लिया गया था। और बैकपैक भी वहां पर मौजूद नहीं था। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो वो देखने लगे, आखिर ये क्या कोई चोरी का केस है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बैग को वहां से चुराया गया हो। और क्योंकि ये नई क्लासेस शुरू हो रही थी और नए बच्चे आ रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक सा मच गया था कि यूनिवर्सिटी के बाहर किसी का कत्ल हो चुका है। लेकिन उस लड़की की पहचान नहीं की जा रही थी। अभी नई नई तो क्लासेस शुरू हुई थी और कोई उसे पहचान नहीं रहा था। उसके गले में एक बड़ा सा निशान था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घोंटकर उसे मारा गया हो। उसके शरीर पर कई और भी निशान थे, जैसे उसे मारने की जब कोशिश की होगी तो वो बचने की कोशिश भी कर रही होगी। अब पहले पहले पुलिस को ये लग रहा था ये चोरी का केस होगा और चोरी करने के लिए इसे पकड़ा होगा, हाथापाई हुई होगी और चोर ने इसे मार दिया होगा। उसके बाद पुलिस वालों ने एक खास चीज़ पर ध्यान दिया कि उस लड़की ने अपनी कलाई पर एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। गले में और भी चीज़ें थी, उसके शरीर पर और भी महंगी चीज़ें थी। उन्हें चुराया नहीं गया था, बल्कि सॉक्स और शूज़ को चुराया गया था। इसी के साथ बैग भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब पुलिस वाले ये पहचान करना चाहते थे कि ये लड़की कौन है। क्या सच में ये कोई चोरी का केस है या हो सकता है किसी ने इससे बदला लिया हो। इसके बाद पुलिस वाले कैमरे चेक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता लगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर कोई कैमरे लगे ही नहीं हुए। और ये जो यूनिवर्सिटी के बाहर स्टेयरवेज थी ना, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से रोड इस तरफ से निकलता था, यानी यहाँ आस पास के इलाके में जो रहने वाले लोग थे उनका आना जाना लगा ही रहता था। तो ये कोई खाली जगह नहीं थी जहाँ पूरी तरह से सुनसान हो, कोई आता जाता ना हो। यहाँ रात के वक्त भी कोई ना कोई आता जाता रहता था। और इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे मारा कहीं और पर गया है और लाश को यहाँ पर आकर फेंका गया है। अब पुलिस वाले चाहते थे पहले पहचान करना कि लड़की कौन है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। अगले ही दिन एक लड़का पुलिस के पास खुद चलकर आता है और वो कहता है वो इस लड़की को पहचानता है। इसके बाद पुलिस वालों को सबसे पहले तो उस लड़के पर शक होने लगता है कि क्यों कोई इस तरह से लड़की के बारे में बताने के लिए आया है। क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जो कातिल होते हैं या जो ऐसे अपराधी होते हैं, सबसे पहले वो आकर जानकारी देना चाहते हैं ताकि उन पर कोई शक ना करे। लेकिन पुलिस वालों का काम होता है हर किसी पर शक करना। तो कर्ट पर सबसे ज़्यादा शक जा रहा था कि वो उस लड़की के बारे में कैसे जानता है। उसने तो उसे देखा तक नहीं, यहाँ कर लाश देखी तक नहीं। अब उस लड़के ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, डेबी विल्सन, जो कि पिछली रात, अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और कंप्यूटर लैब में एक खास प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट था डेबी विल्सन का और लगभग रात के 1:30 बजे तक वो इस पर काम करते रहे। कर्ट को अब नींद आने लगी थी और उसका कहना था कि अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा अगर तुम्हारी इजाज़त हो। तो वहाँ पर डेबी ने कहा था कि ये तो यूनिवर्सिटी की लैब है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। रात के वक्त भी कई बार यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। इसके बाद जो कर्ट था वो कंप्यूटर लैब से बाहर आया। अब कर्ट जब बाहर पार्किंग की तरफ आ रहा था तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिला था और उसने खास तौर पर उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड डेबी अभी कंप्यूटर लैब में है और रात का काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, आप ध्यान रखना क्योंकि वो अकेली है और मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर कर्ट सीधा घर आ गया था
अगले दिन जब उसे खबर मिली कि किसी लड़की का कत्ल हो गया है और वो भी ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के बाहर स्टेयरवेज पर, तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसे कंफर्म बात नहीं थी। उसके बाद वो ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां पर उसने देखा पार्किंग में डेबी विल्सन की गाड़ी खड़ी है, तो उसे और ज़्यादा डर लगने लगा और उसे अब ये लगने लगा था कि कहीं ये कत्ल डेबी विल्सन का तो नहीं हुआ। पहले वो लैब गया, वहां पर डेबी विल्सन नहीं मिली। उसके बाद वो सीधा पुलिस वालों के पास पहुंच गया और उन्हें कहने लगा था कि ये डेबी विल्सन हो सकती है। जब उन्होंने फोटोज दिखाई तो सब कुछ साफ हो गया, ये डेबी विल्सन ही थी। अब पुलिस वालों को सबसे पहले तो उसी पर शक जा रहा था, क्योंकि वो खुद चल कर आया था और पुलिस वालों के पास और कोई सस्पेक्ट भी नहीं थे। इसी के साथ कर्ट का जो हाथ था ना, यहाँ पर उसके कुछ निशान बने हुए थे और यहाँ पर एक कट भी था और पुलिस वालों ने कर्ट का ये हाथ देखा था। अब पुलिस वालों को ज्यादा शक उस पर जा रहा था कि इस पर भी चोट के निशान है, लड़की का कत्ल हुआ है। और ज्यादातर ये जो केस होते हैं इसमें जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं उनमें झगड़ा हो जाए या कोई किसी के साथ चीटिंग कर रहा हो, तो ऐसे हालात बन जाते हैं और हो सकता है कि कर्ट ने ही डेबी का कत्ल किया हो। लेकिन वहां पर कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे कर्ट को पकड़ा जाता। इसीलिए पुलिस वाले अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे। कर्ट पर सबसे ज्यादा शक था, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया था। अब वहां लाश के ऊपर जिस तरह से जैकेट से उसे ढका गया था, पुलिस वालों को यह भी लग रहा था कि जो भी कातिल है वो उस लड़की की रिस्पेक्ट भी करता है। जिस तरह से कत्ल होने के बाद भी उसे ढांकने की कोशिश की है, शूज और सॉक्स निकाले गए हैं, भले ही चुराए गए हैं, लेकिन बैग भी वहां पर मौजूद नहीं है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये बॉयफ्रेंड ही उसका हो सकता है, क्योंकि भले ही उससे गलती से उसका कत्ल हो गया है, लेकिन रिस्पेक्ट उसके अंदर है, इसीलिए चेहरे को ढांका है जैकेट के साथ। फिर भी अब पुलिस वाले कुछ और क्लूज भी ढूंढना चाहते थे जिससे कत्ल साबित हो जाता कि इसी ने किया है। अब जो पुलिस वाले थे सबसे पहले वो पहुंचे उस कंप्यूटर लैब में और वहां पर उन्होंने देखा वो जो कंप्यूटर था ना जिस पर डेबी काम कर रही थी, वहां पर कर्सर अभी भी वहीं पर था, यानी कि 1:30 पर वो यहाँ पर मौजूद थी। अब कर्सर वहाँ पर रुका हुआ था खास शब्दों पर, यानी कि वो यहाँ से उठकर गई है और काम उसने खत्म नहीं किया था, वो अभी काम कर रही थी। किसी ने शायद यहाँ पर उसे पकड़ा होगा। लेकिन पुलिस वालों को एक सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा कि यहाँ जो कंप्यूटर लैब थी नीचे पूरी तरह से सफाई की जा चुकी थी, सिर्फ कुर्सियाँ थी जो सही जगह टिका दी गई थी। अब कोई भी यहाँ पर सबूत मौजूद नहीं था। फिर उन्हें पता लगा कि सफाई वाला सुबह सुबह आकर कंप्यूटर लैब की सफाई करके चला गया था, जैसा कि उसका काम था। वो पूरे जो यूनिवर्सिटी थी, कई कमरे हुआ करते थे, यहाँ कई लोग थे जिनकी ड्यूटीज लगी हुई थी, वो इसकी सफाई सुबह सुबह करते थे। और जो लाश मिली थी वो तो बाहर स्टेयरवेज पर मिली थी ना, सीढ़ियों पर, तो उसे तो लगा ही नहीं कि यहाँ सफाई करने से कुछ हो सकता है। अब पुलिस वालों के पास कोई सबूत भी नहीं बचा था। हो सकता है कि यहाँ सफाई ना की जाती तो यहाँ उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता। अब वो जो सफाई वाला था उससे भी पूछताछ की गई। उसने भी कहा कि यहाँ पर कई कुर्सियाँ इसी तरह से बिखरी हुई पड़ी थीं। ऐसा अक्सर होता ही है, कई बच्चे जो रात के वक्त काम करते हैं या शाम को काम खत्म करके जाते हैं, मजाक में होते हैं, इस तरह से कुर्सियाँ बिखेर कर चले जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बाकियों से कुछ अलग हुआ हो। अब पुलिस वालों के लिए एक तरह से सबूत भी खत्म हो चुके थे और वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। लेकिन वहां पर उन्हें एक्सटेंशन कॉर्ड्स जरूर मिल गई थी जो काफी खींची हुई लग रही थी। उस पर खून लगा हुआ था और पुलिस वालों को ये साफ था कि ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है ना, इसको डेबी के गले पर लपेटा गया और सांस घोंटकर उसे मारने की कोशिश की गई। इसी के साथ कुर्सी पर थोड़ा सा खून भी बिखरा हुआ था और ये जो खून था पहले तो उन्हें लग रहा था हो सकता है डेबी विल्सन का ही खून हो। इसके बाद उसके सैंपल भी ले लिए गए थे। अब कुछ खून लगा हुआ था जो कि उस एक्सटेंशन पर लगा हुआ था, वो भी डेबी विल्सन का ही होने वाला था। पुलिस वालों को ऐसा ही लग रहा था। अब पुलिस वाले उस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे थे जिसको खास तौर पर कर्ट ने कहा था कि उस लड़की का ध्यान रखना। अब पुलिस वाले सीधा यूनिवर्सिटी में पहुंच गए और वहां पर उन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड मिल भी गया। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम था ब्राइस क्लैटमैन और उसने ये मान लिया, हाँ ये लड़का बाहर की तरफ जा रहा था और इसने खास तौर पर कहा था कि कंप्यूटर लैब में एक लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद है, जरा ध्यान रखना। अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो तो अपने रूम में था और उसने रेडियो सिग्नल के जरिए वहां पर दो और सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें बता दिया था कि वो हॉलवे में जाएं, कंप्यूटर लैब में चेक करके आएं, वहां पर एक लड़की मौजूद होगी। उनमें से एक था जिगलर और दूसरा था डिक्सन। अब रेडियो सिग्नल्स के जरिए उन्हें बता दिया गया था और बाद में शायद वो चेक करने के लिए भी गए होंगे।
अब उनमें से जब एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि वो क्या नीचे गया था, तो उसने बताना शुरू किया जब वो नीचे की तरफ जा रहा था उसने एक आदमी को अंधेरे में देखा था जो बाहर से आया हुआ था, लेकिन वो अंधेरे में था और पता नहीं लग पा रहा था आखिर वो आदमी कौन है। और वैसे भी यहाँ रात के वक्त कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अंदर काम कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो थोड़ा सा आगे तो बढ़ा था लेकिन वो आदमी अंधेरे में ही कहीं दूर निकल गया था। अब पुलिस वालों ने सख्ती से क्लैटमैन से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि मैं तो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकला और मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को तैयार हूँ। अब बचे दो सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें से एक था जिगलर और दूसरा था डिक्सन। जो डिक्सन था वो पहले आर्मी में रह चुका था, इसीलिए पुलिस वालों को लगा कि ये आर्मी वाला होगा, ये कुछ बता पाएगा और इससे बातचीत की जा सकती है। अब जो डिक्सन था उसका कहना था कि वो भी हॉलवे यानी वहाँ कंप्यूटर लैब में गया नहीं, बाहर से चेक करके आ गया था, लेकिन वो अंदर गया ही नहीं था। अब जो जिगलर था, जब उसके पास्ट के बारे में जानना शुरू किया गया तो पता लगा वो पहले भी जेल जा चुका था और पुलिस वालों को अब उस पर भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा था, क्योंकि एक अपराधी जो पहले अपराध कर चुका हो बाद में भी वो अपराध करेगा, इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ ये भी कर रहे थे, तुमने यहाँ पर जॉब ले कैसे ली, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की, जबकि तुम तो जेल जाकर आए हो और ऐसा हो ही नहीं सकता जो जेल जाकर आया हो उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाए बिना झूठ बोले। अब जिगलर ने यह कह दिया था कि उसने रेडियो सिग्नल से डिक्सन को कहा था कि तुम जाकर आओ, मैं जाकर नहीं आ सकता। इसके बाद पुलिस वालों को जिगलर पर अब काफ़ी ज़्यादा शक था और जिगलर ने यह भी कहा कि उसने जो पंच कार्ड होता है वो बार बार अलग अलग जगह पर जाता है, पंच कार्ड से वो लॉक सारे खुलते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि पंच कार्ड से वो किस समय किस जगह पर था, किस समय किस जगह पर था। पुलिस वाले ये मानते थे कि उसके पंच कार्ड सही होंगे और बाद में चेक किया भी गया, लेकिन उसके बीच का जो समय है उसमें वो अपराध को अंजाम दे सकता है। यानी एक पंच कार्ड एक जगह लगाया, 1 घंटे आधे घंटे बाद वो दूसरी जगह गया दूसरे दरवाजे को चेक करने के लिए, और इसी बीच वो डेबी का कत्ल कर सकता है। अब पुलिस वालों के लिए 2 सस्पेक्ट हो गए थे। एक था कर्ट जो कि बॉयफ्रेंड था डेबी का, एक था ये जिगलर जो पहले भी क्राइम एक्ट में पकड़ा जा चुका था। इसके बाद पुलिस वालों ने डिक्सन से भी पूछा था और डिक्सन ने कहा कि जिगलर ने उसे रेडियो सिग्नल करके ये कहा ही नहीं था कि कंप्यूटर लैब में चेक करके आओ, जबकि वो वहाँ घूम रहा था और उसके बाद वो कंप्यूटर लैब के आगे से भी निकला था और उसने देखा था कि अंदर लाइट्स चल रही हैं, जो प्रिंटर्स की आवाज़ होती है जब वो वर्किंग में होते हैं, कुछ आवाज़ कर रहे होते हैं। वो वहाँ से 2:15 पर निकला था और उसने सुना था उस समय अंदर से प्रिंटर्स की आवाज़ आ रही थी और इसके बाद वो आगे निकल गया। वो कंप्यूटर लैब में अंदर चेक करने के लिए गया नहीं था क्योंकि उसे रेडियो सिग्नल से खास तौर पर जिगलर ने कहा ही नहीं था। इसके बाद डिक्सन ने कहा कि वो 4 बजे फिर से इस तरफ राउंड लगाने के लिए आया था और 4 बजे वो पूरी लाइट्स बंद थी और बाहर लॉक लगा हुआ था, यानी जो भी अंदर था वो बाहर निकल चुका था। अब पुलिस वालों को 2 सस्पेक्ट मिल गए थे। इसी के साथ डिक्सन ने यह भी कहा था कि 4 बजे लाइट्स बंद की थी, जबकि पहले 2:15 बजे यहाँ लाइट्स ऑन हो सकती हैं। अब पुलिस वालों को किसी और पर भी शक था, जो अंधेरे में एक आदमी दिखा था। हो सकता है वो भी एक सस्पेक्ट हो और हो सकता है कातिल वो ही हो। अब पुलिस वाले ढूंढने में लग गए रात के वक्त वो कौन सा आदमी था जो 1:30 बजे अंधेरे में दिखा था, और उसके बारे में उन्हें पता लग भी गया। उसका नाम था एशलिन, जो कि यहाँ सेक्रेटरी का काम करता था और यहीं पर रहता भी था, ऊपर वाले रूम में जहाँ नीचे स्टेयरवेज पर डेबी की लाश मिली थी। और उस आदमी के खिलाफ एक शक की बात और थी। कुछ दिन पहले उसके किसी और सेक्रेटरी वहाँ पर जो थी उसके साथ लड़ाई हुई थी और उसने जो पेंसिल थी ना उसकी गर्दन के करीब लाकर कहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी उसका उससे झगड़ा हुआ था, उसने मारने की धमकी तक दी थी। अब पुलिस वालों के लिए एक और सस्पेक्ट आ गया था। अब उसने कहा वो अपने रूम में था, बाहर गया ही नहीं, उसके पास कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को तैयार है। अब पुलिस वालों के लिए 3 सस्पेक्ट हो गए थे। इस पर सबसे ज़्यादा शक था क्योंकि ये बहुत करीब था उस लाश के। अब पुलिस वालों को उस पर सबसे ज़्यादा शक इसीलिए जा रहा था क्योंकि वो 1:30 बजे अंधेरे में वहाँ से निकला था। अब उसने ये भी कहा था कि उसने डेबी को देखा तक नहीं था। वो लैब के काफ़ी करीब से ज़रूर निकला था, लेकिन उसका लैब में कोई काम नहीं था। उसने लगभग 24 से 48 घंटे पहले ही डेबी को देखा था, क्योंकि वो भी वहाँ से निकला करती थी। अब देखना तो होता है ना एक दूसरे को, लेकिन बीच में उसने नहीं देखा था। अब पुलिस वाले उस पर शक कर रहे थे कि हो सकता है ये लैब में गया हो और इसने कत्ल किया हो, लेकिन कोई सबूत चाहिए।
यहाँ किसी को पकड़ने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी होते हैं। भले ही वो सस्पेक्ट था, लेकिन उसे भी अब तक पकड़ा नहीं गया था बाकियों की तरह। सबूत मिलना चाहिए जिससे किसी को भी पकड़ा जा सके। इसके बाद पुलिस वालों को लगा कि और सस्पेक्ट भी ढूंढने चाहिए, क्योंकि इतने सस्पेक्ट से ज़रूरी नहीं है कि कातिल इनमें से ही हो सकता है कातिल कोई और हो और हम कहीं और लगे रहें। तो पुलिस वालों ने डेबी की जितनी सहेलियां थीं उनसे पूछना शुरू कर दिया और वहां उन्हें एक और क्लू मिल गया। एक और लड़का था जो डेबी का बहुत ज़्यादा पीछा किया करता था। उसका नाम था एलन स्मिथ और वो डेबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो उसका दोस्त था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, लेकिन डेबी ने मना कर दिया था। और इसके बाद उसका डेबी के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ करता था और वो डेबी का बहुत ज़्यादा पीछा किया करता था। कई बार वो डेबी को छुप छुप कर देखा करता, उसका पीछा किया करता। और एक बार जब उसका कत्ल हुआ उसके एक दिन पहले उसका डेबी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और कैंपस में कई लड़कियों ने देखा था। उसने डेबी को कंधों से पकड़ रखा था, हिला रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झगड़ रहा था और डेबी भी झगड़ रही थी। अब पुलिस वालों को उस लड़के पर भी शक था, क्योंकि कई बार कातिल ऐसे होते हैं जो प्यार में धोखा खा चुके होते हैं या लड़की मिली नहीं, बाद में लड़की को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो पुलिस वालों ने उससे भी पूछताछ करनी शुरू कर दी। अब उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट में ज़रूर डाल दिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन इतने दिनों में पुलिस के पास एक और अच्छी खबर आई थी। वो जो कंप्यूटर लैब में खून की कुछ बूंदें उस कुर्सी पर गिरी हुई थी और वो भी काफ़ी ताज़ा थी ना, वो डेबी की नहीं थी। अब डेबी का जो खून था वो एक्सटेंशन कॉर्ड पर लगा हुआ था जो उसके गले में लपेटी गई थी। उससे तो पता चल गया कि ये डेबी का खून है। अब कुर्सी पर गिरा हुआ जहाँ पर डेबी बैठी थी वो जो खून था ना, पुलिस वाले उस ब्लड सैंपल के बारे में जानना चाहते थे। उस समय डीएनए सैंपलिंग नहीं थी, यानी कि अच्छे से पता नहीं लगाया जा सकता था कि ये जो खून है किसका है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उस ब्लड ग्रुप के बारे में पता कर लिया। इसके बाद काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता था, क्योंकि अगर ये कातिल का खून है तो वहाँ जितने सस्पेक्ट हैं उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और आराम से मैच किया जा सकता है, ब्लड ग्रुप से भी ढूंढा जा सकता है। इसके बाद सबके ब्लड सैंपल्स लिए जाने शुरू हो गए। सारे सस्पेक्ट थे, उसका बॉयफ्रेंड, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो स्टॉकर जो उसका पीछा किया करता था। इस तरह सबके ब्लड सैंपल लिए गए और पुलिस वाले मैच करना शुरू कर गए। अब पुलिस वालों को ये पता लगा कि ये जो ब्लड सैंपल है वो ब्लड ग्रुप ए का है, जबकि डेबी का ब्लड ग्रुप ओ था, यानी ये डेबी का खून नहीं है। अब पुलिस वालों ने सबके सैंपल ले लिए थे और उसके बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। किसी का भी ब्लड ग्रुप ए था ही नहीं। जितने भी उन्होंने सस्पेक्ट ढूंढे थे किसी का ब्लड ग्रुप ए नहीं था। अब केस और ज़्यादा उलझ गया था, क्योंकि अगर इनमें से कोई सस्पेक्ट है ही नहीं तो वो गलत तरफ ही पूरी छानबीन कर रहे थे और असल में कातिल कोई और है। अब इसके बाद जो पुलिस वाले थे, इन्वेस्टिगेटर्स थे, वो खाली हाथ हो गए थे। उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं था जिसके साथ वो मैच कर सकें ब्लड ग्रुप। अब यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स थे वो लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसा क्लू अब मिले, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। अब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने खुद काफ़ी बड़ी रकम का इनाम रखा था कि कोई भी अगर सबूत देगा तो उसे ये इनाम मिलेगा जब उस कातिल को पकड़ लिया जाएगा। इस तरह से वो खुद चाहते थे कि कातिल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना हो। इससे ज़्यादा डर उन्हें ये था कि जो कातिल है वो अब भी आज़ाद है और ऐसा कत्ल करने वाला हो सकता है आगे और भी कत्ल करे, और जो बच्चे हैं वो असुरक्षित हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी वाले, पुलिस वाले, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब इसके बाद डेबी के बारे में पुलिस वाले जानना चाहते थे और उन्हें पता लगा कि डेबी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया करती थी, अपने काम को बहुत अच्छे से किया करती थी और अपने जो डेस्क पे ना एक मर्सिडीज़ की एक तस्वीर लगा के रखती थी, एक गाड़ी की। वो हमेशा काम करते वक्त उस गाड़ी की तरफ देखा करती थी कि एक दिन मुझे ये गाड़ी खरीदनी है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उसका ध्यान किसी और चीज़ पर नहीं था। वो किसी तरह के ड्रग्स नहीं लिया करती थी, किसी से झगड़ा नहीं किया करती थी, उसके बहुत ज़्यादा कोई दुश्मन नहीं थे, उसकी सहेलियाँ ज़्यादा थी, दुश्मन कोई भी नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले ये सोच रहे थे आखिर ऐसी लड़की को कोई क्यों मारना चाहेगा। अब इस तरह पुलिस वालों ने ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन अब उन्हें लगने लगा ये एक रैंडम किलिंग थी, यानी कि कातिल शायद हो सकता है यहाँ पर पहुँच गया हो, उसने अब डेबी विल्सन को मारा और यहाँ से भाग गया और उस पर शक भी नहीं किया जा सकता, वो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे सस्पेक्ट बनाया नहीं जा सकता, अंधेरे में मरी और वो यहाँ से भाग गया। अब पुलिस वाले इस केस को ठंडे बस्ते में डालते जा रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया न्यूज़ चैनल्स ने भी ये न्यूज़ को हटाना शुरू कर दिया। ये केस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था और जो
कातिल था वो पकड़ा नहीं जा रहा था। अब 1992 तक इसे कोल्ड केस में डाल दिया गया था, यानी कि वो केस जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। अब वहां पर एक खास टीम है जो कोल्ड केसेस पर भी काम करती है। बॉब स्नाइडर उसके लीडर थे और उन्हें ये केस दिया गया था कि ऐसे कोल्ड केस पर भी काम चलता रहे, ताकि अगर उन्हें कुछ पता लगता है, कोई छोटा सा क्लू बाद में भी निकल कर आता है जो उस समय पुलिस वालों के दिमाग में नहीं आया था, तो इस केस को रीओपन किया जाएगा और कातिल को पकड़ने की कोशिश दोबारा की जाएगी। वैसे अभी ये केस ठंडे बस्ते में डाला गया था, फिर भी इस पर काम चल रहा था। अब बॉब स्नाइडर इस केस को लेकर गए वी-डॉग सोसाइटी में। अब वी-डॉग सोसाइटी क्या है? वी-डॉग सोसाइटी है ऐसे लोगों की सोसाइटी जो केस को बाहर से सुलझाने की कोशिश करती है, और वो भी फिलॉसफी के जरिए। अब फिलॉसफी के जरिए कैसे? वहाँ पर सेशंस होते हैं। अब इस केस के बारे में उन्हें बताया जाता है, जिनमें कुछ बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, FBI के लोग, ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं। अब ये एक सेशन होता है, इस केस के बारे में उन्हें जानने को मिलेगा। अब वहाँ उन्हें कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो क्लू देते हैं, बाद में उस क्लूज पर भी काम किया जाता है। इस तरह से उनके सामने इस केस को रखा गया था कि कैसे डेबी विल्सन का कत्ल किया गया, किस किस से बात की गई। पूरे बोर्ड पर बताया जा रहा था कि इन पर शक था, इस पर शक था। फिर ये वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया, इसने कहा, ये कहा, वो कहा। पूरे बंदे बैठे हुए थे, उस केस के बारे में बात कर रहे थे। जब इसी तरह एक क्लोज डोर सेशन चल रहा था तो इस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर रिचर्ड वॉल्टर, उन्होंने एक खास थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि लड़की के पांव नंगे थे और जो शूज़ और जुराबें थी उन्हें चुराया गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्लू की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने थ्योरी में कहा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैटिश होती है, कहें कि वो चाव से लड़कियों की ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कुछ ऐसे क्रिमिनल्स, कुछ ऐसे सीरियल किलर्स होते हैं जो लड़कियों के ऐसे कपड़े इकट्ठे करते हैं, अंडरगारमेंट्स इकट्ठे करते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी जिसने कत्ल किया हो वो लड़की के शूज़ और जुराबें उठाकर ले गया हो, खास तौर पर अपनी फैटिश पूरी करने के लिए। अब किसी का ध्यान इस क्लू की तरफ नहीं गया था। उन्होंने ये क्लू दिया था और बॉब स्नाइडर इस पर काम करने लगे थे। अब इससे इस केस को रीओपन किया जा सकता था और इसके बाद उन्होंने फिर से पूछताछ की और इस तरफ अब उनका ज़्यादा ध्यान था। उन्होंने देखो 10 साल बाद जो कंप्यूटर लैब के मैनेजर थे ना, उससे बात करना शुरू की। दोबारा उस सिचुएशन को बनाया गया कि वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, और बातों बातों में उस मैनेजर से ये पूछा गया कि 2:15 पर जब डिक्सन यहाँ से गुजरे थे, अंदर प्रिंटर्स से आवाज़ें आ रही थी, तो प्रिंटर्स ऑन होंगे या यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा तो अपने आप प्रिंटर चल रहे होंगे। तो मैनेजर ने कहा जो प्रिंटर है ना हमारे, वो 1 घंटे में अपने आप शट ऑफ हो जाते हैं। अगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता ना तो वो 1 घंटे में शट ऑफ हो चुके होते हैं। यानी अगर शाम के वक्त या रात के वक्त भी प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि डेबी अकेली थी, वो प्रिंटर पे काम नहीं कर रही थी, तो प्रिंटर्स तो शट ऑफ हो जाने चाहिए थे। जबकि रात को ऐसा हुआ भी था, प्रिंटर्स तो बंद थे। तो डिक्सन को रात को आवाज़ किसकी आई थी? अब पुलिस वाले डिक्सन पर शक करने लगे थे कि भैया इसने तो झूठ बोला है कि प्रिंटर्स तो ऑन हो ही नहीं सकते, और इसने कहा प्रिंटर्स की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद अब डिक्सन को भी सस्पेक्ट लिस्ट में डाला गया और उसकी हिस्ट्री निकालनी शुरू की गई। जब फर्स्ट ईयर वो आर्मी में था ना 1979 में, तब उसने एक किसी और लड़के के शूज़ चुराए थे, बिल्कुल वैसे शूज़, उसी कंपनी के शूज़ जो कि डेबी भी पहना करती थी। अब पुलिस वालों को थोड़ा शक और ज़्यादा गहराने लगा था, वो भी डिक्सन पर। इसके बाद पुलिस वालों ने जो डिक्सन के घर के आसपास के नेबर्स थे ना, उनसे पूछताछ शुरू कर दी, और उन्होंने जो बात बताई पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब जितने भी उसके पड़ोसी थे ना, सब बता रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों के या छोटी जो उम्र के लड़के हैं उनके जो शूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। आसपास लोगों के शूज़ जो छत पर पड़े होते हैं, बाहर होते हैं, कोई उठा कर ले जाता है। जुराबें, शूज़ बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। अब पुलिस वालों को खास तौर पर शक हो रहा था डिक्सन पर, क्योंकि यहाँ शूज़ चोरी हो रहे हैं और उसके वहाँ आने के बाद आसपास के घरों में ही वो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट की जा रही है कि कोई जूते चुरा कर चला जाता है। इसके बाद अब पुलिस वाले पूरी तरह से सस्पेक्ट बना चुके थे डिक्सन को, और उसके बाद डिक्सन के घर की तलाशी ली गई और वहाँ 20 से ज़्यादा जूतों के जोड़े मिले जो कि और अलग अलग लड़कियों के थे। गंदी जुराबें थी, वो फैटिश था ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, वो लड़कियों के पैरों की तरफ आकर्षित होता था, इसीलिए उनके जूते चुराया करता था।
इसके बाद डिक्सन को पकड़ लिया गया था प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर कि उसी ने कत्ल किया है, लेकिन उसने माना नहीं। अब सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। उसे जेल में भेजा गया, लेकिन वो अपनी ये जो क्राइम मिस्ट्री थी ना, उसे मान नहीं रहा था कि उसने कत्ल किया है। जेल में वो पहुंच गया था, लेकिन जेल में उसका मुंह खुला। किसी साथी अपराधी से वो सब कुछ बताने लगा कि कैसे उसने डेबी को उस दिन मारा था, और वो जो उसका साथी था वहाँ और अपराधी, उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस तरह से डिक्सन को अंत में कबूलना ही पड़ा कि कैसे उसने डेबी को मारा था। इस तरह लगभग 10 साल लग गए पुलिस वालों को इस केस को सुलझाने में, लेकिन लास्ट में सुलझाया गया, और वो भी एक छोटे से क्लू से। कातिल उनकी आंखों के सामने ही था, लेकिन किसी को उस पर शक हुआ ही नहीं था। लेकिन अंत में उस कातिल को पकड़ा गया। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही डार्क मिस्ट्रीज और भी लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।